नमस्कार ओमकार जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, याद करने के लिए और आपका धन्यवाद और आपके दर्शकों को भी नमस्कार। सर, भारत रशिया से ऑयल खरीदता रहा है। अभी थोड़े दिन पहले ये ऐलान हुआ कि अब तो रशिया और ज़्यादा तेल भारत को देना चाहता है, जब से ईरान संकट खड़ा हुआ। लेकिन अब अमेरिका ने बीच में कूदकर जिस तरह से स्कॉट बेसेंट ने एक ट्वीट किया जिसमें लिखा कि हम भारत को 30 दिन के लिए रियायत दे रहे हैं कि वो रूस से तेल खरीद सकता है। इसको लेकर घर में बवाल मच गया है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि अब हमारी विदेश नीति को डिक्टेट करेंगे अमेरिकन्स, वो बताएंगे हमको क्या करना चाहिए। और फिर उनके निशाने पर फिर पीएम मोदी की कॉम्प्रोमाइज प्रधानमंत्री। देखिए, पहली बात तो ये है, आपने खुद ही बताया है कि भारत ने कभी भी रूस से तेल खरीदना बंद ही नहीं किया है। जनवरी में जितना खरीदा था, फरवरी में उससे ज्यादा के ऑर्डर थे रूस के पास। फरवरी में वो सारा हम लोगों को डिलीवर हो चुका है। अभी हुआ क्या है कि इस युद्ध के चलते जो हॉर्मुज स्ट्रेट है वहां पर आवाजाही बंद हुई है, कम हो गई है, ना के बराबर है। और ये ईरान के साथ लगता हुआ पूरा इलाका है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार और व्यापार होता है और जो शिप्स जाते हैं, टैंकर जाते हैं कच्चे ईंधन के या रिफाइंड ऑयल के, वो सब इसी रास्ते से, हॉर्मुज स्ट्रेट से होकर के जाते हैं। दो रास्ते हैं, एक अपना जल डमरू मार्ग जो हमारे हिंद महासागर में भारत के पास है, और दूसरा ईरान के पास है। ये इस एरिया की अगर हम बात करें, एशिया पैसिफिक की बात करें, तो ये चूंकि वहां पर हॉर्मुज स्ट्रेट में अपने करीब करीब 23,000 नाविक इस समय फंसे हुए हैं भारत के। अलग अलग शिप्स पर हैं, वो दुनिया भर के शिप्स वहां से जाते हैं, आते हैं, उनको भी अभी निकालना है। लेकिन जो पॉइंट आपने उठाया है कि भाई लेना एक ना देना दो, आप विदेश नीति के बारे में कुछ जानते समझते नहीं हैं, या जानते समझते हैं तो जानबूझ करके चुनावी फायदे के लिए रायता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि 5 स्टेट में चुनाव है भाई। बंगाल में है, तमिलनाडु में, पुडुचेरी में, असम में, केरल में। आपको लग रहा है कि जितना अटैक किया जा सके मुद्दों को बना करके मोदी सरकार पर, उतना आप अटैक करो। लेकिन वास्तविकता क्या है? ये जो हॉर्मुज स्ट्रेट में संकट पैदा हुआ है, वहां भी कई शिप्स, कुल मिलाकर के ईरान के अब तक अमेरिका 30 शिप्स जो है वो उड़ा चुका है समुद्र में। ये हिंद महासागर में भी उसका एक युद्ध पोत जा रहा था। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जी उसमें तो हथियार भी नहीं थे। ये सब बेवकूफ़ी की बातें होती है। जब भी इस तरह के नाविकों को लेकर के, नौसेना को लेकर के कोई शिप रन कर रहा होता है, भले ही वो भारत में आया था एक प्रोग्राम के तहत और यहाँ से वो वापस जा रहा था, तो क्या शिप पर मौजूद जो इनके कैप्टन थे या दूसरे अधिकारी थे, उनको इतनी तमीज नहीं थी कि वो कहाँ जा रहा है? भाई वहां तो युद्ध छिड़ा हुआ है ना, तो आप जा ही क्यों रहे थे ऐसे माहौल में? और ये अंतरराष्ट्रीय समुद्र है जहां पर वो उड़ाया गया है सबमरीन और तारपीड़ों के जरिए। श्रीलंका के ज्यादा नजदीक पड़ता है। तो ये वैसी ही हरकत है हमारे यहाँ के विपक्ष की, कि जैसे कोई, किसी ने मुझे फोन किया कि जी मैं आपके यहाँ आ रहा हूँ, ठीक है भाई आ जाओ, मिल लिए, चाय वाय पी ली, उसके बाद वो जा रहा है वापस। तो ये क्या घर वाले की या अंजू पंकज की या ओमकार चौधरी की जिम्मेदारी है कि अगर कोई आया है तो वो सुरक्षित अपने घर तक पहुंच जाए? ये जिम्मेदारी है क्या? वो अगर बीच में कोई एक्सीडेंट हो गया है, किसी गाड़ी से कोई उसकी गाड़ी टकरा गई या कोई स्कूटर वाला कैजुअलिटी में मर गया, तो ये जिम्मेदारी भी अंजू पंकज की और ओमकार चौधरी की है। यानी भारत की जिम्मेदारी है कि युद्ध क्षेत्र में वो जा रहा है बिना खोपड़ी का कैप्टन या उनके लोग, और आप मरने का काम खुद कर रहे हैं, तो आप ठुकेंगे। और देखिए, युद्ध में बहुत कुछ होता है। इस समय 15 देशों पर अटैक हो रहे हैं, अलग अलग देश कर रहे हैं, और 3 यूरोपियन कंट्रीज जो अभी तक फैसला नहीं कर पा रहे थे कि हमें शामिल होना चाहिए नहीं होना चाहिए, उनको भी होना पड़ा।
क्योंकि साइप्रस की तरफ भी 2 मिसाइलें उड़ा दी इसने, ईरान ने। तो ईरान की इस समय खोपड़ी घूमी हुई है, वो किसी को भी मार रहा है, तो अमेरिका क्यों छोड़ेगा उसको? जहां मिलेगा वो उसको मारेगा। वही हुआ है, इतना ही मामला है, इससे ज्यादा नहीं है। अब यहाँ जो ये तूल दे रहे हैं कि जी वो तो भारत का मेहमान था, वो मेहमानों को उनके घर तक छोड़ने की जिम्मेदारी नहीं होती है किसी की। कोई सोनिया गांधी से मिल करके जा रहा है तो सोनिया गांधी उसकी जिम्मेदारी लेगी कि वो सुरक्षित अपने घर पहुंच जाए। बीच में उसका मर्डर भी हो सकता है, कहीं एक्सीडेंट भी हो सकता है, कोई दूसरी घटनाएं भी हो सकती हैं। तो बेवकूफी की बातें ये लोग कर रहे हैं। जहां तक ये बेसेंट के बयान का सवाल है, तो बेसेंट से बजाय ये पूछने के कि भाई हु आर यू, आप कौन होते हैं ये बयान देने वाले? भाई भारत तो पहले से ही रूस से तेल खरीद रहा है, अभी भी तेल खरीद रहा है, आगे भी तेल खरीदेगा। ये हमें बताएंगे कि कब तक हमें खरीदना है, कब तक नहीं खरीदना है। ये जो हॉर्मुज स्ट्रेट में और जल डमरू मार्ग में एक जो इस समय की स्थितियां हैं, इसमें रूस के बहुत सारे टैंकर जो तेल से भरे हुए हैं वो फंस गए हैं। एक्चुअल में उनके डेस्टिनेशन तो अलग अलग देश थे, लेकिन वो कहीं जा नहीं रहे हैं। तो इस बीच रूस ने कांटेक्ट किया था भारत से कि भाई ये जितने शिप्स हमारे हैं, जितने हमारे टैंकर हैं, क्या हम इनको भारत की तरफ मोड़ दें? तो अभी की जो स्थिति है, हमारे पास करीब 40 दिन का रिजर्व है। और आम तौर पर यह होता है कि जब युद्ध काल होता है तो कम से कम 2-2.5 महीने का आपके पास होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोगों ने उसको कहा कि यस, आप उनको भेज दीजिए। अच्छा, अमेरिका को पता चल गया कि भाई भारत ने यस कह दिया है और रूस जो है वो डाइवर्ट कर रहा है ये सारे टैंकर भारत की तरफ। भारत के पास कैपेसिटी भी है इनको रखने की और स्टोर करने की। और हमारे यहाँ बहुत सारी रिफाइनरियां भी हैं जो इसको रिफाइंड करके यूरोप को भी और दूसरे कंट्रीज को भी भेजती रही है। जो हमारी अपनी जरूरतें हैं ऊर्जा सुरक्षा से संबंधित, वो भी पूरी करते हैं। तो अब ये बेसेंट जो उनके वित्त मंत्री हैं, ये बोला भाई तू कौन, मैं खामे खा। ये इसने एक बयान जारी कर दिया कि जी हमने भारत को अप्रैल तक की छूट दी है कि वो रूस से तेल खरीद सकता है। तो हु आर यू भाई, तुम साले कौन लगे हो ये छूट देने वाले? या भारत तुमसे पूछेगा अगर हमें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसी से बिहेव करना है? तो ये एक्चुअल में क्या है कि अमेरिका बेवजह कॉलर खड़े करने की इनकी आदत रही है। ये दुनिया के चौधरी बनना चाहते हैं कि साहब देखिए जहां भी जो कुछ हो रहा है वो हमारी परमिशन से हो रहा है, या हम जिसे आज्ञा दे रहे हैं वो उठ रहा है, जिसको हम कह रहे हैं वो खड़ा हो रहा है। यानी उठक बैठक हमारे हिसाब से ही लगा रही है पूरी दुनिया। अरे भाई, थोड़ा सा आईना देख लो। 8.5 महीने तक तुम्हें किस तरीके से होल्ड पे रखा है, तुम्हारे राष्ट्रपति को किस तरह होल्ड पे रखा है। भारत के प्रधानमंत्री ने 4-4 फोन कॉल रिसीव नहीं की। 4 डेस्टिनेशन पर जहां बुलाना चाह रहा था डोनाल्ड ट्रंप, मोदी जी गए नहीं। और अभी भी कोई मुलाकात करने का इरादा नहीं है, इसके बावजूद कि ट्रेड डील साइन होने वाली थी मार्च में ही। तो ये अमेरिका का अपना एक तौर तरीका होता है दुनिया को मैसेज भेजने का, और इसमें कुछ पगलाए हुए लोग राजनीतिक कारणों से आ जाते हैं। अब ये बयान भी तो डोनाल्ड ट्रंप ने ही दिया था ना कि इंडिया की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है, और यही राहुल गांधी पार्लियामेंट परिसर में कूद करके अपनी बहन जी के साथ कैमरों पर आ गए थे। आपको पता नहीं? आई एम ग्लैड कि डोनाल्ड ट्रंप ने डेड इकोनॉमी बताया। ये इसका मन मयूर नाच रहा था उस समय। कोई अगर दूसरे देश का राष्ट्र प्रमुख भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी बताए और आप डांस करना शुरू कर दें कैमरों के सामने, इससे ज्यादा कोई देश के विरोधी हरकत हो सकती है क्या किसी नेता की? और आप प्रधानमंत्री बनने के सपने देखते हैं। ये एलओपी भारत अभी ये भारत की जनता नहीं देखती है कि आपकी हरकतें क्या हैं।
बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। और फिर लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, आपको तो उल्टे जवाब मांगना चाहिए था डोनाल्ड ट्रंप से कि भाई तुम ये कैसे बोल सकते हो हमारे देश के बारे में, हम तो चौथे नंबर पर है इस वक्त, तीसरी पोजीशन की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन ये नहीं पूछेंगे सर, क्योंकि इनकी तो राजनीति ऐसे ही चलती है। और फिर सर अखिलेश यादव, उनको उत्तर प्रदेश की चिंता नहीं, अगले साल वहां चुनाव होने वाले, पीडी की चिंता करें ना, उनको भी चिंता क्यों हो रही है कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए बड़ा खतरा था, जैसे ईरान के जहाज को उड़ाया गया। देखिए मतलब इंडियन ओशन का मतलब ये तो नहीं कि सारा का सारा ओशन इंडिया का ही है सर। भारत की जो सीमा है वहां तो ये सब कुछ नहीं हुआ ना, तो वो भी ये सवाल उठा रहे थे। मतलब आजकल इंटरनेशनल एक्सपर्ट बन गए हैं सर सारे के सारे। मैंने कहा ना कि युद्ध काल में बहुत कुछ होता है। अब मुझे ये बताइए कि साइप्रस की क्या गलती थी? वहां तो ब्रिटिश सेनाएं जो है वो तैनात थी अपने बेस पर। वहां पर ईरान ने क्यों अटैक वो किया। अच्छा दुबई में क्यों आप अटैक कर रहे हैं? दुबई तो एक शांत जगह है, लेकिन वहां भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मिसाइलें आकर के गिरी। कई जगह हुआ है ऐसा। तो जहां केवल आप इसलिए कि आपको सऊदी अरब के ऊपर अटैक करना है, क्योंकि सऊदी अरब का नाम आ गया था कि उसने बार बार प्रेशराइज किया अमेरिका को कि भाई आप, ये सही समय है, आप हमला करिए ईरान पर। अच्छा, यूएई अगेन उस पर आप अटैक कर रहे हैं। तो ये सारी हरकतें ईरान की बताती हैं कि वो खुद पूरे क्षेत्र को युद्ध क्षेत्र में झोंक देना चाहता है। और जहां जहां अमेरिका के बेस हैं, कतर हो, बहरीन हो, जहां भी हैं, उन सबको टारगेट कर रहा है। और वो केवल अमेरिका के बेस को टारगेट नहीं कर रहा है, वो दूसरी जगह भी टारगेट कर रहा है। तो ऐसे ही अब अमेरिका पूरे समुद्री क्षेत्र में जहां जहां ईरान के युद्धपोत हैं, वो 30 से ज्यादा युद्धपोत डुबो चुका है ऑलरेडी। तो उसको एक यहाँ दिखाई दिया, वो अंतरराष्ट्रीय उसमें था, क्षेत्र में था, भारत के क्षेत्र में नहीं था। तो उसने उसको उड़ा दिया। तो ठीक है, उड़ा दिया तो उड़ा दिया। अब इसमें भारत काहे को छाती पीटे भाई? आपको पीटनी है राजनीतिक कारणों से, आप पीटिए, बल्कि और ज्यादा ऊंची आवाज में स्यापा करिए, ताकि आपकी आत्मा को संतुष्टि मिले। तो ये सब एक्चुअल में क्या है अंजू जी, अगर हम बड़े कैनवास को देखें, देखिए अब हमारे यहाँ का विपक्ष अब पूरी तरीके से हताश और निराश हो चुका है। तीसरी बार इन्होंने विदेशी ताकतों के साथ भी मिलकर के, देश के भीतर की ताकतों से मिलकर के भी मोदी को रोकने की कोशिश की थी, नहीं रुक पाए। बीजेपी को नुकसान हुआ, लेकिन एनडीए को 293 सीटें आ गई, वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए। उसके बाद जो 6 राज्यों में चुनाव हुए हैं, अब आप देखो उन 6 में से 4 में बीजेपी के मुख्यमंत्री, एक में नीतीश थे एनडीए के, अब नीतीश भी हट रहे हैं, वहां भी बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। तो ये रोएंगे नहीं तो क्या करेंगे? ये तो दहाड़े मार करके रोएंगे। और इनका, कांग्रेस का कहीं बना है क्या 6 राज्यों में? बल्कि इनकी सीटों की हालत देखो ना आप। जम्मू कश्मीर में केवल 6 सीटें, 90 का सदन है। हरियाणा में थोड़ा सा आप सम्मानजनक मान लो कि 37 सीटें आई 90 के सदन में। बाकी महाराष्ट्र में चारों खाने चित, दिल्ली में खाता ही नहीं खुला, बिहार में 6 एमएलए जीत करके आए। तो ये दुष्प्रचार नहीं करेंगे मोदी जी के खिलाफ तो क्या करेंगे? मोदी जी का जलवाए जलाल जो है वो तो बिल्कुल एकदम चरम पे है इस समय। और ये तो रो रहे हैं। ममता बनर्जी की आप हालत देख रहे हो क्या हो रही है? वहां से सर केवल गवर्नर का इस्तीफा लिया गया है, और गवर्नर का इस्तीफा लेते ही वो हैरान परेशान, उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। अब वो इस्तीफा क्यों लिया है वो भी अपने आप में एक रहस्य का विषय है। उनको घर ही बैठा दिया गया है, बल्कि उनको कहीं दूसरी जगह तैनात भी नहीं किया गया है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये इनको परेशान कर रही है, क्योंकि झटके पर झटके मिल रहे हैं इनको। भाई बिहार में बीजेपी का चीफ मिनिस्टर बनना बंगाल के चुनाव से ठीक पहले, इसका कितना बड़ा मैसेज बिहार की जनता को, मतदाताओं को चला गया है कि इस समय भारतीय जनता पार्टी की ही धूम है। और जो बीजेपी का नेतृत्व है, जो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री हैं, वो अपने सहयोगियों का कितना बड़ा विश्वास हासिल किए हुए हैं
कि जब चाहते हैं, जैसे चाहते हैं, वो वैसा करने को तैयार हो जाते हैं। जब 2024 में सरकार बन रही थी केंद्र की, मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा था? ये तो रेत की दीवार की तरह है, अल्प सरकार है, कभी भी भर भरा करके गिर जाएगी। गिर रही है क्या? चंद्रबाबू नायडू कितने बड़े फैन हो गए हैं मोदी जी के। नीतीश कुमार बार बार हमने देखा है कि जब रिसीव करने के लिए पहुंचते थे हवाई अड्डों पर या जनसभाओं में भी आते थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छूते थे, उनसे आशीर्वाद लेते थे। ये वही नीतीश कुमार है, कल मैंने एक वीडियो भी बनाया था, कि जिन्होंने जून 2010 में केवल इस बात पर डिनर रद्द कर दिया था बीजेपी के कार्यकारिणी के सदस्यों का, जो पटना में हो रही थी, कि गुजरात के और बिहार के कुछ अखबारों में एक विज्ञापन छप गया था गुजरात सरकार का, जिसमें यह बताया गया था कि बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए हमने बिहार में 5 करोड़ रुपया भिजवाया है। तो उसको लेकर के नीतीश इतने चिढ़े कि उन्होंने रात्रि भोज जो एग्जीक्यूटिव के लिए, जिसमें अटल जी थे, अडवाणी जी थे, तमाम दिग्गज थे, उनका भोज तक रद्द कर दिया था। इतना चिढ़ते थे। और 2013 सितंबर में जब मोदी का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए आगे किया गया तो उन्होंने नाता तोड़ दिया, वो कांग्रेस और लालू के पास चले गए। तो वो नीतीश, अगर आज मोदी जी चाह रहे हैं कि भाई ठीक है, आप 10 बार मुख्यमंत्री रह लिए, 20 साल का कार्यकाल आपका पूरा हो गया, अब आप केंद्र में आ जाइए, यहाँ आपको किसी अच्छे मंत्रालय में जिम्मेदारी मिलेगी, राज्यसभा में आइए, वो तुरंत तैयार हो गए। कोई हील हुज्जत नहीं, कुछ नहीं। ये कितना बड़ा परिवर्तन है। क्या इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा चुनाव के नतीजों पर? बहुत छोटी छोटी घटनाओं का भी इम्पैक्ट पड़ता है। ये तो बहुत बड़ा फैसला है। सर, ये फैसला बहुत बड़ा है, लेकिन मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि ममता बनर्जी को आनंद बोस के हटने से इतना झटका क्यों लगा? उनके बीच में एक ऐसा आंकड़ा था सर 36 का, सबको पता है। लेकिन ममता बनर्जी कह रही मैं तो शॉक रह गई। अब शॉक शायद उनको इसलिए लग रहा है कि तमिलनाडु के राज्यपाल यहाँ पर आकर जिम्मेदारी संभालेंगे, शायद झटका ममता बनर्जी को ये लग रहा है। वो तो चौथी बार सीएम बनने का ख्वाब देख रही है ना, तो शायद इसलिए सब कुछ कर रहे हैं। और सर, नीतीश वाले मामले में तो आप ये देखो कि अभी तक कैसे रो रहे थे वो लालू के लड़के। तेजस्वी को देख लीजिए कि अरे ये तो बड़ा धोखा हो गया उनके साथ, तुमने क्या किया था? तुम चचा चचा बोलकर क्या करते थे उनके साथ? और यहाँ धोखा क्या है? वो एलिवेट होकर राज्यसभा जा रहे तो दिक्कत क्या है? लेकिन सर वही ना, मुद्दे हैं नहीं तो मुद्दे तो तलाशेंगे ना कहीं ना कहीं। देखिए, पहले नीतीश बाबू पे बात कर लें, फिर आते हैं सीवी आनंद बोस और ममता बनर्जी पर। तो ये जो तेजस्वी और दूसरे लोग कह रहे हैं कि जी बड़ा धोखा हो गया, किसके साथ धोखा हो गया? अरे भाई, पिछली विधानसभा में नीतीश बाबू की जनता दल यू की 47 सीटें आई थी और भारतीय जनता पार्टी की 75 सीटें आई थी। इसके बावजूद मोदी जी ने कहा कि नहीं, नीतीश जी ही मुख्यमंत्री होंगे। पूरा 5 साल दिया उनको, 5 साल चीफ मिनिस्टर रहे 47 सीटों के बावजूद। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का एक सब्र और अनुशासन के 75 सीटों के बावजूद वो बस डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन करके रहे। फिर इस बार का जनादेश देख लीजिए, दोनों के बीच में 5 ही सीटों का अंतर, 84 और 89। 89 बीजेपी की, 84 जनता दल यू की। क्या नीतीश नहीं जानते कि उनके साथ क्या कर रही थी बिहार की जनता? कभी जनता दल यू की सीटें हुआ करती थी 117, 117, 212, 117, फिर ये 71 पर आए और 71 से सीधे 47 पर आ गए। ये क्या संकेत देते हैं कि आपका जनाधार खत्म हो रहा है। इसके बावजूद अगर मोदी जी ने 10वीं बार भी इनको शपथ लेने के लिए कहा कि आप ही मुख्यमंत्री होंगे, तो कितना बड़ा दिल दिखाया था उन्होंने। लेकिन चीजें उसी समय तय भी हो गई थी कि एक समय आएगा जब आप रास्ता दे देंगे और बीजेपी वहां अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। ये डे वन से, जब ये 10वीं बार शपथ लिया, उससे पहले तय हो गया था। तो भाई, ये है मामला एनडीए के भीतर का, ये बीजेपी और जनता दल यू नेतृत्व के बीच का मामला है। तो तेजस्वी यादव, हु आर यू? आप कौन होते हैं भाई? और इसलिए डर रहे हैं कि अब बीजेपी का मुख्यमंत्री हो जाएगा तो थोड़ा बहुत जो एक कोना था, सॉफ्ट कॉर्नर था नीतीश कुमार के दिल में लालू और राबड़ी के लिए, वो अब काम नहीं करेगा।
क्योंकि कमान अगर बीजेपी के हाथ में होगी तो फिर बीजेपी फैसले करेगी ना। बिल्कुल। एक बात मैं पहले भी कहता रहा हूं कि 2013-14 में ही नरेंद्र मोदी ने ये कह दिया था कि जो पूर्वी भारत है ऊपर से लेकर के नीचे तक का, ये विकास की दौड़ में पिछड़ गया है और अब सारी योजनाएं उसको फोकस में रख करके उन सारे राज्यों के लिए बनाई जा रही है। देखिए, उड़ीसा में बीजेपी आ गई, बस बीच में झारखंड समझ लीजिए। छत्तीसगढ़ में बीजेपी है, बिहार में अब बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। फिर ऊपर आपका उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड बीजेपी है ही। इन दोनों राज्यों का जो पूर्वी छोर है उसकी मैं बात करूं तो, और पूर्वोत्तर के जो 7 सिस्टर्स जिनको कहते हैं, वहां मैक्सिमम एनडीए के सहयोगी और बीजेपी की सरकारें हैं। तो पूरा पूर्वी भारत जो है इस समय भारतीय जनता पार्टी के ही उसमें है, रूल में है, केवल झारखंड को छोड़ करके। तो ये सारा विकास का काम अब बहुत तेज गति से आगे बढ़ पाएगा। 2047 का जो टारगेट लेके चले हैं विकसित भारत का, वो ऐसे ही पूरा नहीं होगा। बहुत सारे फ्रंट पर काम करना पड़ रहा है। आतंकवाद खत्म कर दिया लगभग, नक्सलवाद लगभग खत्म, अलगाववादी जगह जगह से वो खत्म किए जा रहे हैं या कुंद कर दिए जा रहे हैं, बिल्कुल चुप करके बैठे हैं। तो ये जो सारी बाधाएं थी विकास के मार्ग में, इनको खत्म किया जा रहा है। ऊर्जा जरूरतें जो हैं वो अलग अलग राज्यों में जाकर के देखिए तो बहुत अच्छी पोजीशन में है। बिजली जहाँ 6-6, 7-7 घंटे की सप्लाई होती थी, अंधेरा पड़ा रहता था, उन राज्यों में भी अब 17-18 घंटे, कहीं 20 घंटे, कहीं 24 घंटे आ रही है। बंगाल की हालत जो खराब है वो भी सही हो सकती है अगर बीजेपी वहां आ जाए। और जिन जिन राज्यों की सीमाएं अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से लगती हैं, यानी दूसरे देशों से लगती है, वहां पर जो कई तरह की इंसर्जेंसी होती है, दिक्कतें होती हैं, वहां अगर बीजेपी की सरकार होंगी, एक बार अमित शाह ने कहा भी था कि राष्ट्रवादी सरकारें होनी चाहिए ताकि वहां पर फैसले लिए जा सके और उनको लागू किया जा सके। जैसे पश्चिम बंगाल में बाढ़बंदी का काम रुका पड़ा है एक सर्टन एरिया में, क्योंकि ममता बनर्जी का सहयोग नहीं मिला। तो वहां बीजेपी की सरकार होती तो वो कभी का काम हो गया होता। बुलेट ट्रेन केवल इसलिए मंद पड़ी रही क्योंकि उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री रहते वहां पर सहयोग नहीं मिल रहा था, जमीन का अधिग्रहण नहीं हो रहा था, वो अड़ंगे लगा रहे थे। अब बुलेट ट्रेन की तारीख आ गई, 15 जी। अगस्त 2027 को चालू हो जाएगी। तो ये सारी चीजें हैं। जहां तक सीवी आनंद बोस का सवाल है, तो पिछले कुछ समय से आपने क्या कभी सुना कि कोई कन्फ्रंटेशन हुआ है ममता बनर्जी के साथ उनका? पिछले करीब 7-8 महीने से, 9 महीने से कोई खबर इस तरह की नहीं आ रही थी। तो कहीं ना कहीं ये मैसेज था ऊपर कि भाई कोई ममता बनर्जी और सीवी बोस के बीच में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। इसका मतलब ये है कि सीवी बोस जो है वो कन्फ्रंटेशन करना भूल गए हैं, ऑब्जेक्शन करना भूल गए हैं गलत बातों पर। तो भैया ऐसे में जिस काम के लिए आपको भेजा था कि आप संवैधानिक व्यवस्थाओं को ठीक तरीके से लागू करिए वहां पर, और चीफ मिनिस्टर की हाँ में हाँ मत मिलाइए, या उनको इतना सुविधाजनक शासन मत दीजिएगा राजभवन की तरफ से, लोक भवन की तरफ से, कि वो अब राहत की सांस लें। तो अगर उनको एक झटके से वहां से हटाया जा रहा है, इस्तीफा लिया जा रहा है, तो ममता बनर्जी को झटका क्यों नहीं लगेगा? तो कम शब्दों में दर्शक और आप समझ लीजिए कि कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से उनको कहीं और तैनाती ना दे करके सीधे मैसेज दिया गया है और उनको वहां से हटाया गया है इस्तीफा लेकर के। सर, इसके अलावा भी 6-7 राज्यों में फेरबदल किए गए हैं, तो उसकी वजह आपको क्या लगती है? ये रूटीन एक्सरसाइज होती है बदलना या फिर कुछ और वजह इनके पीछे? जैसे कविंद्र कविंद्र बिहार कविंद्र कविंद्र गुप्ता को भी घर भेजा गया है ये लद्दाख में। उनके कुछ बयान आए थे बीच में और वो बयान कोई बहुत अच्छे नहीं माने गए उस समय। अगर आप सर्च करेंगी तो वो मिल जाएगा। तो लग रहा था उस समय कि वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद से एक पॉलिटिशियन की तरह के बयान दे रहे हैं, वो उनको नहीं देने चाहिए। और बाकी तो ये एडजस्टमेंट होते हैं, कुछ नए लोगों को लाना होता है, कुछ पुराने लोगों को रुखसत भी करना होता है या कहीं दूसरे राज्यों में भेजना होता है। तो ये जो एक फेरबदल है
मुझे लगता है कि ये कोई नई चीज नहीं है। पहले भी बहुत सारे गवर्नर्स जो हैं वो चेंज होते रहे, अलग-अलग राज्यों में उनको भेजा जाता रहा है। सर, बिहार में अब जैसे कि तय लगभग माना जा रहा है कि सीएम बीजेपी का होगा। सम्राट चौधरी आपको दिख रहे हैं उस पद पर, और नीतीश के बेटे निशांत कुमार की ताजपोशी भी लगभग तय है कि डिप्टी सीएम बन रहे हैं, या अभी भी कहीं ना कहीं कोई शक शुबा है? नीतीश के बेटे डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेंगे, ये तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती इसमें। और जो नीतीश सीट खाली करेंगे अपनी, चूंकि राज्यसभा में जा रहे हैं, वहां से वो चुनाव भी लड़ लेंगे, जीत भी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। जहां तक मुख्यमंत्री का सवाल है, सम्राट चौधरी एक सीरियस कैंडिडेट हैं। नित्यानंद राय भी हो सकते हैं, और नित्यानंद राय के चांस इसलिए थोड़े से कम हैं कि वो काफी समय से केंद्र की ही राजनीति कर रहे हैं, और गृह मंत्री अमित शाह के ही साथ उनके डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। तो उनकी सेवाओं की यहाँ केंद्र में भी जरूरत होगी। एक काबिल आदमी है, एक अच्छा चेहरा है, और एक बड़ी कम्युनिटी को बिलोंग भी करते हैं बिहार में जो है। पर सम्राट चौधरी के चांस सबसे ज्यादा है। सर, क्योंकि अभी जब से गृह मंत्रालय उनके पास है, उसके बाद हमने देखा है कि बिहार में भी जगह जगह बुलडोजर चला है। तो तब सबने, क्योंकि पहले भी कहा जाता रहा है कि बाबा का बुलडोजर यहाँ भी चाहिए, तो अगर उनके तेवर भी कुछ ऐसे ही रहते हैं जैसे योगी जी के हैं, तो फिर तो उनका नंबर, आप सही कह रहे हैं कि सबसे ऊपर इस वक्त दिख रहा है। बिल्कुल सही कह रही हैं। और देखिए, एक मैसेज देना होता है। जिस कम्युनिटी से वो आते हैं, बहुत बड़ी संख्या में बिहार में है वो। तो वो, जब आप मुख्यमंत्री के चेहरे का चयन करते हैं, तो वो केवल अपनी पार्टी को स्ट्रेंथन करने के लिए नहीं करते हैं, दूसरों को ध्वस्त करने के लिए भी, बुलडोज करने के लिए भी किया जाता है। तो वहां पर लालू एंड कंपनी पूरा जो है वो तो बिल्कुल एकदम गस खा के गिरेंगे, और उनको इसी बात का एहसास है। और ये तेजस्वी को जो मरोड़ उठ रही है, वो इसलिए भी उठ रही है क्योंकि उनको सूट करते थे नीतीश कुमार। सम्राट चौधरी सूट नहीं करते। हम्म। इसीलिए सर इतनी खलबली मची हुई है। तो अब सर देखते हैं कि कब तक इन चीजों का ऐलान होता है। लेकिन दूसरी तरफ जो रशिया से भारत तेल ले रहा है, उसको लेकर जो प्रोपेगेंडा विपक्ष ने शुरू किया, उनको समझ में आना चाहिए कि अमेरिका ने ही यू टर्न मारा है। पहले यूक्रेन वॉर के टाइम में कहा था कि भारत खरीदे, फिर कहा नहीं खरीदे। भारत तो खरीदता रहा, भारत अब भी खरीद रहा है, डबल आ रहा है वहां से। लेकिन उनको तो पोस्टरिंग करनी थी ना, ये दिखावा करना था कि हमारे कहने से हो रहा है, इसलिए कूद कर ये पोस्ट दिया है। बेसिक। अमेरिका ने तो ये भी कहा था कि दिसंबर तक शून्य कर देगा खरीद भारत। हाँ। दिसंबर तक शून्य कर दिया क्या? जनवरी में भी खरीदा है, फरवरी में जनवरी से भी ज्यादा खरीदा है, और अभी भी खरीद रहा है। और अब जितने उनके समुद्र में टैंकर अटके पड़े हैं, वो सब भारत की तरफ मोड़ रहा है रूस। तो इनको राजनीति करने के, बयानबाजी करने के, और इंडियन मीडिया को भी अपने प्राइम कार्यक्रम चलाने के लिए बहुत मौके मिलेंगे, बहुत मौके देगा अमेरिका। वहां भी जोकरों की कमी थोड़ा है, बहुत बैठे हैं। बिल्कुल सर, कोई ना कोई प्रोपेगेंडा इनको चाहिए होता है सर, जिससे कि ये मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करें। लेकिन ये भारत की विदेश नीति ही है जिसके चलते ये सब कुछ संभव हो पा रहा है। अब तो जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, वहां से भी सर ईरान ने भारत के जहाजों को निकलने का ऑर्डर जारी कर दिया है। उन्होंने कहा है सिर्फ हम अमेरिका, इजराइल और कुछ यूरोप के देशों के जहाज रोक रहे हैं, बाकी सबको परमिशन दी जा रही है। सर, आपने समय निकाला, विस्तार से इस विषय पर अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। जय हिंद।